हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री रूल। कैसे हैं आप? सो आइसोमरिज्म में अब हम बात करेंगे पांचवें वीडियो की, दैट इज आइसोमरिज्म इन स्टीरियो केमिस्ट्री में। एंड द वीडियो नंबर 5 विल बी ऑल अबाउट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड इट्स कंडीशन। सी देखिए, अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे आइसोमरिज्म में। हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म, स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में हमने ये देखा। लास्ट वीडियो में हमने देखा कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, सिस एंड ट्रांस, ई जेड, सिन एंड टी, एक्सो एंडो। आई होप आपके ये सारे डाउट्स अब तक यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म स्टीरियो में हम कॉन्फिगरेशनल की बात कर रहे हैं, कॉन्फिगरेशनल में भी हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्लियर कर लिया। लास्ट वीडियो वाज मोर देन इनफ। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप प्लीज सर्च कर लेना, आपको आइसोमरिज्म की सीक्वेंस में मिल जाएगा। अगर आप ऐप पे पढ़ रहे हो तो आपको सीक्वेंस वाइज मैंने सब कुछ अरेंज करके दिया हुआ, आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में। ना देखिए, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को आप अगर देखोगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ते हो, जब आपको वहाँ पे मिरर इमेजेस निकालनी होती हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आती हैं, और डिटेल जहाँ जहाँ फिर जिस चैप्टर में जिसका एप्लीकेशन होगा वहाँ पे वो चीज़ पढ़ते जाएंगे ना। बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पता होना चाहिए, और हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है हमें ये पता होना चाहिए। देखिए, जब भी आप कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेते हो, हम सबको मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो दो चीज़ों की बनी होती है। एक होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो, देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है। और एक होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से परपेंडिकुलर होता है आपका, ये देखो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब भी किसी सोर्स में से, जैसे आप अगर कोई बल्ब लेते हो, अगर आप कोई बल्ब लेते हो किसी भी सोर्स में से, जब आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट होते हैं वो हर डायरेक्शन में होते हैं। मतलब इस डायरेक्शन में भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर डायरेक्शन में। तो ऐसी लाइट, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, मेरे आंखों के सामने, मेरे इस कैमरा के पीछे एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, वहाँ से जो लाइट निकल के मेरी आंखों में आ रही है, जिससे मेरे चेहरे पे आपको कुछ ब्राइटनेस दिख रहा होगा, तो वो जो लाइट मेरे सामने आ रही है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं केमिस्ट्री में, आप मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। तो मैं ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ऐसे भी होगा, हर डायरेक्शन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगा। तो हम ऐसी लाइट को जिसके अंदर हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी वहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आपका वाइब्रेशन है वो हर डायरेक्शन में है, हम उस लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अनपोलराइज्ड लाइट। देखिए, हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी सिर्फ 11-12 जेई नीट के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको रिसर्च लेवल पे भी पढ़ना पड़ेगा, और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का बेसिक्स है जो बच्चे बहुत बार मिस कर देते हैं, तो इसे ध्यान से सुनना, ठीक है। तो जो हमारे पास ये लाइट होती है, अनपोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक ऐसी रेडिएशन जिसके अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसलिए हम हर डायरेक्शन में वहाँ पे एरो डाल के रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जस्ट मान लीजिए मेरे सामने मैंने कुछ ग्रिड्स लगाए हुए हैं, इस ग्रिड्स को पोलराइजर कहते हैं। ये ग्रिड्स आप ऐसे समझ सकते हो, जो आपने बहुत बार विंडोज़ में देखा होगा, लाइंस लगी होती हैं, लाइंस बनी होती हैं ना विंडोज़ में, वैसे ये ग्रिड्स में आप देखोगे पैरेलल लाइंस हैं। जब ये अनपोलराइज लाइट इस ग्रिड में से पार होने की कोशिश करेगी, वो सारे वाइब्रेशंस जो इस ग्रिड के परपेंडिकुलर हैं या इस ग्रिड के अक्रॉस आते हैं, वो सब बंद हो जाएंगे, वो पार नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वही वाइब्रेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वही वाइब्रेशन जो इसके पैरेलल है, जो इस ग्रिड्स के पैरेलल है, सिर्फ वही वाइब्रेशन वहाँ से पार हो पाएगा, और मुझे जो लाइट मिलेगी, लाइट गुजर के आएगी, उस लाइट में सिर्फ वही वाइब्रेशन मुझे दिखेगा जो उस ग्रिड के पैरेलल था। इस तरीके से ये लाइट अब जो मुझे मिली है, इसको हम पोलराइज लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। अब यहाँ प्लेन वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो टाइप की लाइट होती है। सर्कुलर पोलराइज लाइट भी एक होती है, जो आप एमएससी में, बीएससी में तो खैर इतना नहीं पढ़ते, पर वो रिसर्च में बहुत काम आती है। एमएससी बीएससी में भी पढ़ाया जाता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, पर वो रिसर्च में बहुत काम आता है, जिसको हम ऑप्टिकल डाइक्रोइज्म करके एक फिनोमिनॉन होता है, हम वहाँ पे पढ़ते हैं, जिसको सर्कुलर पोलराइज लाइट कहते हैं। यहाँ पर हम प्लेन पोलराइज लाइट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल जिसको हम कहते हैं। सो बेसिकली प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? उस लाइट के अंदर आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, उसका जो एक ही डायरेक्शन होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा हो। ये लाइट जब गुजरती है यहाँ से, तो मैंने सामने एक और एनालाइजर रखा हुआ है। ये एनालाइजर, अब देखो, पोलराइजर और एनालाइजर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पोलराइजर ने बाकी सारे वाइब्रेशंस को कैंसिल कर दिया,
सिर्फ इस वाइब्रेशन को अलाउ किया यहाँ से जाने के लिए। अब आपने यहाँ एनालाइजर रखा हुआ है, एनालाइजर और पोलराइजर, अगर आपका जो एनालाइजर होता है, एनालाइजर भी ग्रिड्स का बना होता है, अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन में है, उसके इस तरीके से पैरेलल है, तो ही यहाँ से लाइट आर पार गुजर पाएगी और आप टेलीस्कोप से उसको देख पाओगे। नाउ अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हम कर लें, हमारे पास ये अनपोलराइज लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट निकली, अनपोलराइज लाइट है, देखो यहाँ पे इस तरीके से हमने पोलराइजर लगा दिया। पोलराइजर ने क्या किया, बाकी सारे वाइब्रेशंस को कैंसिल कर दिया, सिर्फ एक वाइब्रेशन जो इस तरीके से था, ये वाला वाइब्रेशन रखा। हमने बीच में लाके एक सोल्यूशन रख दिया। अब कुछ सोल्यूशंस में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके सोल्यूशन में से अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट निकलती है, ये प्लेन पोलराइज लाइट, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट का जो वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा था, या तो वो क्लॉकवाइज घूम जाता है या तो वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी उस सोल्यूशन के अंदर वो जो एटम्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो लाइट, अगर मेरे सामने लाइट ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके आ रही थी, तो वो सोल्यूशन में से जब गुजरेगी तो वो इस तरीके से वाइब्रेट करते 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 मेरे आंखों पे आएगी। अब होगा क्या इससे, अगर आप सोल्यूशन को हटा दो तो लाइट वैसे के वैसे ऐसी चली जाएगी स्ट्रेट, और पोलराइजर और एनालाइजर आपके पैरेलल हैं आपकी आंखों में। लेकिन आप जैसे ही सोल्यूशन को उसके अंदर लाते हो, लाइट जो है वो इस तरीके से बेंड हो जाती है या उसका डायरेक्शन रोटेट हो जाती है। अब वो लाइट आपके एनालाइजर में दिखाई नहीं देगी। अब सोचो ना, मैंने एनालाइजर ऐसे लगाया है, लाइट ऐसे ऐसे आ रही है, तो ये इसमें से गुजरेगी और गुजर के मेरे आंखों में आ जाएगी, राइट। लेकिन अगर लाइट आते आते बेंड हो जाती है इस तरीके से और मेरा एनालाइजर ऐसे ही है, तो आपको नहीं लग रहा वो यहाँ के ब्लॉक हो जाएगी, तो मुझे मेरे एनालाइजर को घुमाना पड़ेगा, जब घुमाऊंगा तभी तो वो मुझे दिखाई देगी। तो हम बेसिकली एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, हम इस तरीके से, मान लीजिए ये बॉटल है, हम ऐसे सोल्यूशन को लेके आते हैं, मान लीजिए सामने से लाइट आ रही है, प्लेन पोलराइज लाइट इस तरीके से आएगी, सोल्यूशन नहीं है, मेरे पास एनालाइजर है, प्लेन पोलराइज लाइट आएगी 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 और मेरे आंखों में चली जाएगी, मुझे दिखाई दे रही है स्ट्रेट आते हुए। लेकिन मैं जैसे ही सोल्यूशन को लेके आता हूँ बीच में, तब मुझे वो लाइट नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? सोल्यूशन लाने के बाद वो लाइट इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि वो लाइट सोल्यूशन से आने के बाद बेंड हो जाती है। तो मुझे कब दिखाई देगी, तो मुझे मेरे एनालाइजर को टर्न करके घुमा घुमा के देखना पड़ेगा। आपको आपका एनालाइजर, ये जो आपका एनालाइजर है जिसमें ग्रिड्स लगे हुए हैं, आपको इसको या तो यहाँ टर्न करना पड़ेगा या तो यहाँ टर्न करना पड़ेगा, और रोटेट करो रोटेट करो रोटेट करो, जहाँ पर आपको वो लाइट दिखाई देने लग जाए, मतलब समझ लेना लाइट को उतना सोल्यूशन ने बेंड कर दिया। बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया। अब दिमाग में बहुत कुछ आएगा, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं हमारे, कुछ बच्चे सोचेंगे ऐसा क्या होता होगा कि सोल्यूशन जो मॉलिक्यूल्स हैं, भाई सोल्यूशन बना तो एटम्स मॉलिक्यूल्स का ही है, तो ऐसा क्या होता होगा कि सोल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल्स लाइट के वाइब्रेशन को चेंज कर देते हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा। आप मुझे कमेंट सेक्शन, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ ऐसा क्या होता है। हमने तो ये पढ़ लिया लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है, अगर लाइट राइट साइड में बेंड हो सकती है, जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है, जो इस तरीके से आ रही थी, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हुए आ रही थी, जैसे सोल्यूशन में जाएगी उसका वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। सोल्यूशन, कुछ सोल्यूशन जो ऐसे सोल्यूशन जो वाइब्रेशन के डायरेक्शन को चेंज कर दें, हम उन सोल्यूशन को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन है, ठीक है। मतलब वो ऐसे सोल्यूशन है जिनकी जो सोल्यूशन जो लाइट के वाइब्रेशन को बेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये केमिस्ट्री के बच्चे पढ़ते हैं। और अब अगर फिजिक्स का बच्चा कोई होता तो वो ये क्वेश्चन जरूर पूछता, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर कि वो सोल्यूशन, मॉलिक्यूल्स का सोल्यूशन लाइट को बेंड कर देता। आप इसके ऊपर जरा रिसर्च करना प्लीज़, थोड़ा सा सर्च करो, प्रॉपर आंसर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अगर ये वीडियो आपको यूट्यूब पे देख रहे हो, ठीक है। अब हम उसमें नहीं जाते कि क्यों बेंड होती है, हमको नहीं लेना देना क्यों बेंड होती है, हम आ जाते हैं बेंड होती है। अगर वो राइट साइड में बेंड होती है तो हम उसको कहेंगे एक टाइप का सोल्यूशन, अगर वो लाइट लेफ्ट साइड में बेंड होती है हम उसे कहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे पास जैसे यहाँ देखिए, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे ये अनपोलराइज लाइट है, हमने यहाँ लगाया है पोलराइजर, यहाँ से लाइट गुजरेगी, लाइट वही लाइट यहाँ से पास होगी जो पैरेलल थी, ठीक है। ये लाइट यहाँ से गुजरेगी, जैसे ही वो सोल्यूशन में से गुजरेगी कंटेनिंग सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उस लाइट का अब तक देखो वाइब्रेशन स्ट्रेट था, पर अब उसका वाइब्रेशन शिफ्ट हो गया, टिल्ट हो गया। अब जो लाइट बाहर आएगी वो थोड़ी टिल्टेड होके बाहर आएगी। आपको अपना एनालाइजर
भी टिल्ट करना पड़ेगा उसको देखने के लिए, तभी आप उसको देख अगर एनालाइजर को सीधा रखोगे तो आपको वो लाइट नहीं दिखाई देगी। इसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन यही छोड़ के जा रहा हूँ कि इस ट्यूब के अंदर ऐसा क्या होता है कि जो लाइट घूम जाती है, क्यों घूमती है ये आप सर्च करना। घूमती है, अगर लेफ्ट साइड में घूमेगी तो क्या, और अगर राइट साइड में घूमेगी तो क्या। हम वहाँ से दो कंपाउंड्स को क्लासीफाई करते हैं। ये देखो यहाँ पर भी मैंने इस डायग्राम को बनाया हुआ, ये थोड़ा इंटरनेट से उठाए हुए डायग्राम्स है प्रॉपर 3D में इमेजिन करने के लिए। यहाँ आप देख पा रहे हो लाइट यहाँ तक स्ट्रेट थी, यहाँ तक स्ट्रेट थी, फिर धीरे 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 उसका डायरेक्शन बेंड हो जाता है। तो आपको एनालाइजर को भी बेंड करना पड़ेगा। आप अपने एनालाइजर को कितने डिग्री से बेंड करते हो, कितने डिग्री से बेंड करते हो लाइट को देखने के लिए, उसे हम अल्फा कहते हैं, जिसे स्पेसिफिक रोटेशन कहा जाता है। इसे हम स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं, यानी लाइट को किस हद तक उस मॉलिक्यूल ने रोटेट कर दिया है। क्योंकि अगर ये एनालाइजर देखो, ये पोलराइजर है, नॉर्मल लाइट यहाँ से जानी चाहिए थी स्ट्रेट, ऐसे 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 ऐसे, तो एनालाइजर भी स्ट्रेट होना चाहिए था। लेकिन सोल्यूशन में आने के बाद लाइट बेंड हो गई है, तो हमको एनालाइजर को बेंड करना पड़ा है, उसको घुमाना पड़ा है देखने के लिए। कितने डिग्री से घुमाना पड़ा, उसे हम अल्फा कहते हैं। ये हमारे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल का अलग अलग मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ रोटेशन, यानी वो किस हद तक लाइट को बेंड करते हैं, वो अलग अलग होता है। ठीक है, वहीं से हम पहचान कर पाते हैं। अब हमको ये समझना है कि लाइट क्यों घूमी, वो आप सर्च करो, वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइट को घुमाते हैं। वो हम केमिस्ट्री वाले, यहाँ पे अब दो सवाल आते हैं, एक तो होता है केमिस्ट्री और एक होता है फिजिक्स। फिजिक्स वाले ये सवाल पूछेंगे क्यों घूम रही है भाई, ऐसा क्या हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर। मान लो कल को मैं कह देता हूँ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ऐसा क्या है कि वो लाइट को बेंड कर देता है, धक्का मारता है, पंच मारता है, किस तरीके से बेंड करता है, वो आप रिसर्च करो। पर कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइट को बेंड करते हैं, वो हम केमिस्ट्री वाले बताएंगे। हम अलग अलग सोल्यूशन बनाते हैं, हमने अलग अलग सोल्यूशन बनाए अलग अलग मॉलिक्यूल्स के, और हमने हर सोल्यूशन को ऑब्जर्व किया, तो हमको एक पैटर्न दिखाई दिया कि किस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइट को रोटेट करते हैं। क्यों करते हैं वो फिजिक्स में देखो, वो फिनोमिनॉन फिजिक्स का है, क्या इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मॉलिक्यूल के बीच में। अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स तो प्लीज़ थोड़ा रिसर्च करके मुझे बताना, कमेंट करके। मैं भी आई विल रियली हैप्पी टू रीड डिफरेंट कमेंट्स कि आप लोग क्या इसके ऊपर सोचते हो। अगर आप 11-12 के स्टूडेंट्स हो तो आप इसके ऊपर टाइम बर्बाद मत कीजिए, तो आपको मेरी एडवाइस है, मत कीजिए इसके ऊपर टाइम बर्बाद। बीएससी एमएससी में जब आप इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तब सोच लेना इसके बारे में। तो यहाँ पर अब दो चीज़ें, अगर कोई मॉलिक्यूल लाइट को राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज रोटेट करता है, लाइट जा रही थी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करता है, तो हम उस मॉलिक्यूल को कहेंगे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल है। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट याद रखना, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, राइट हैंड साइड में रोटेशन होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, जिसको स्मॉल डी कहेंगे। तो कभी भी किसी मॉलिक्यूल के सामने अगर स्मॉल डी दिख जाए नाम लिखते समय, तो वो स्मॉल डी क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस सोल्यूशन में से अगर लाइट जाएगी तो ये सोल्यूशन राइट हैंड साइड में आपको अपना जो आप जो लगाओगे एनालाइजर, ये जो एनालाइजर आप लगाओगे उसको राइट हैंड साइड में रोटेट करना पड़ेगा क्लॉकवाइज, तब जाके आपको वो लाइट आती हुई दिखाई देगी। लॉजिक समझ में आया? अच्छा, अगर लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में बेंड करने वाला कोई मॉलिक्यूल होगा, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड रोटेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम लिवो रोटेटरी कहते हैं, जिसको एल फॉर्म भी कहा जाता है, जिसको माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्लस साइन और माइनस साइन, बिकॉज कोई भी चीज़ अगर क्लॉकवाइज होती है तो हम उसे पॉजिटिव कहते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होती है तो हम उसे नेगेटिव कहते हैं। पॉजिटिव को हम डी फॉर्म लिखते हैं, डी स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको हम एल फॉर्म लिखते हैं, एल स्टैंड फॉर लिवो रोटेटरी। ये चीज़ें याद रखना, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नीचे लिखती हैं, आप आराम से बाद में जाके इनको रीड कर सकते हैं। यहाँ तक लॉजिक समझ में आया? अब हमें केमिस्ट्री में ये पहचानना है वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, हाउ डू वी कम टू नो कि वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइट को बेंड करते हैं। वो लेफ्ट करते हैं, राइट करते हैं, वो तो एक्सपेरिमेंटल बात है, हम एक्सपेरिमेंट करके पता करेंगे कि वो लाइट को राइट साइड में बेंड करेंगे या लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। पर वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, डू वी हैव समथिंग टू देख के हम पहचान सकते हैं। जैसे बच्चा स्मार्ट है कि नहीं, चेहरे से पता चल जाता है ना। तो वो हमको कुछ ऐसा पैटर्न ढूंढना है मॉलिक्यूल्स में। कल को अगर मैं आपको ला के देता हूँ यूरिया, दैट इज NH2, लेट एस सी डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड NH2, आपको मुझे बताना है क्या ये मॉलिक्यूल का सोल्यूशन लाइट को बेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्यों कर सकता है वो फिजिक्स वालों से पूछो, वो आप रिसर्च करो, पर कर सकता है कि नहीं कर सकता है ये हम केमिस्ट्री वालों को बताना होता है। वो हम कैसे पता करें, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कोई मॉलिक्यूल में कौन दिखाएगा, वो कौन सा मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हम यहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ज़्यादातर बात कर रहे हैं, हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पे कार्बन को, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शहंशाह है, उसकी हम बात करने वाले। तो अगर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करनी है तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी को 3 कंडीशन है
कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, इसकी 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सेंटर एटम के साथ 4 अलग अलग लोग लगे हों। जैसे अगर कार्बन है, इसके साथ यहाँ पर अगर क्लोरीन लग जाए, यहाँ पर ब्रोमीन लग जाए, यहाँ पे आयोडीन लग जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाए। ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप लगे हो सकता है यहाँ पे CH3 लगा हो, या हो सकता है यहाँ पे C2H5 लगा हो, यहाँ पे हो सकता है हाइड्रोजन लगा हो, यहाँ पर हो सकता है C3H6 लगा हो। हमको ऐसा कार्बन जिसके साथ 4, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उस कार्बन के 4 अलग अलग ग्रुप हमको दिखाई देने चाहिए। तो अ मॉलिक्यूल वेल 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स आर अटैच्ड टू एन एटम। अगर ऐसा कोई कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें ऐसा कोई कार्बन प्रेजेंट है, उस कार्बन को, जिस कार्बन में 4 अलग लोग लगे होते हैं A B C D, हम उस कार्बन को स्टार मार्क करके रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। कायरल कार्बन या असिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी, असिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 उनको क्या समझ में आई कि भाई हमने ऐसा नोटिस किया कि कुछ मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन के ऊपर 4 अलग लोग लगे होंगे, वो ये फिनोमिनॉन दिखाते हैं लाइट को रोटेट करने का। लेकिन ये अकेली कंडीशन नहीं है, एक और कंडीशन है। कंडीशन नंबर 2 क्या है? एक मॉलिक्यूल ऐसा, जरूरी नहीं है, देखो हर बार जरूरी नहीं है कि कार्बन के ऊपर 4 लगा होगा तो वो ऑप्टिकल एक्टिव ही होगा, है ना। ये जरूरी कंडीशन नहीं, दिस इज वन ऑफ द कंडीशन। ये एकमात्र कंडीशन है, वन ऑफ द कंडीशन है कि अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एक कार्बन है जिसपे 4 अलग लोग लगे हैं, तो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि वो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। क्योंकि बहुत बार ऑब्जर्व किया गया है ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने वाले मॉलिक्यूल्स में कार्बन के ऊपर 4 अलग लोग लगे थे, पर हर बार नहीं ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, तो वन ऑफ द कंडीशन है। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो आप उठाओगे, वही मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, लाइट को रोटेट करने का काम करेगा, जिसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो। सिमेट्री एलिमेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ये तीनों में से मेनली हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। ऑल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री को इतना हम ऑब्जर्व नहीं करते। ये 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और या उसके अंदर अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो पक्का वो मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा ही दिखाएगा। ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट में जब अलग अलग सॉल्यूशंस को बनाया, देखा कौन सा मॉलिक्यूल है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाता है, कौन दिखाता है, तो हमको ये ट्रेंड समझ में आया कि वो मॉलिक्यूल जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, अ मॉलिक्यूल विच डू नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है। तीसरी जो कंडीशन हमारे सामने निकल के आई, अब हर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना पॉसिबल नहीं है, हर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढना मॉलिक्यूल का पॉसिबल नहीं है। तो तीसरी जो हमारी कंडीशन आई, जो नॉर्मली सारे बच्चे बाय हार्ट करते हैं, वो है जिस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज, जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, अगर इसके सामने मैं आईना रख दूं तो मुझे मेरा हाथ ऐसे दिखाई देगा। जैसे आप वहाँ से देख रहे हो, आपके सामने कैमरे में आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है, थोड़ा एंगल टिल्ट करता हूँ। अगर यहाँ मिरर लगा होता तो आपको ये ऐसा दिखाई देता। अंगूठे के सामने अंगूठा, उंगली के सामने उंगली, ये इस तरीके, ये तो आपके सामने है, तो जब मिरर इमेज में देखोगे तो ये पीछे दिखाई देगी। ये जो आपको आगे दिखाई दे रही है मिरर इमेज में, वो पीछे दिखाई देगी। अंगूठा जो ये इधर है, वो इसका यहाँ पे इस तरीके से कॉम्बिनेशन। तो जिस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसके ऊपर रखने के बाद एक जैसी नहीं होती है, आप कितना भी घुमा लो, कुछ भी कर लो, अगर मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं है, अब दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा, सर ये सुपर इम्पोजेबल क्या होता है। इस वीडियो के तुरंत बाद मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, अगर आप ऐप पे हो तो मैंने सीक्वेंस में डाला हुआ है, ठीक है। और अगर आप ऐप पे नहीं हो, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, सिमेट्री का मेरी एक अलग से प्लेलिस्ट है, उस सिमेट्री की प्लेलिस्ट में मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आपको चाहिए तो मैं लिंक आपको यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, जहां पर मैंने ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होती है, मैंने इवन माइक ये लगा के, मिरर लगा के आपके सामने दिखाया। अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा वो वीडियो, मैं आपको वो वीडियो दिखा दे रहा हूँ, आपको ऊपर दिख रहा होगा। उस वीडियो में जाना, आपको वहाँ जाके देख लेना ये मिरर इमेज का फंडा क्या होता है, कैसे हम, क्यों हम इसको मिरर इमेज वाला फंडा लेते हैं। तो हमको 3 कंडीशन दिखाई दी, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखेगी कि नहीं दिखेगी। प्राइमरी नंबर 1 कंडीशन, भाई कार्बन के पास 4 अलग अलग एटम होने चाहिए, वो कायरल कार्बन होना चाहिए, इसको हम कायरल कहते हैं। जिस कार्बन पे 4 अलग बॉन्ड बने हों अलग लोगों के साथ, हम उसे कायरल कहते हैं।
ठीक है। तो या हम उसे असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, असिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, सिमेट्रिक नहीं, असिमेट्रिक कार्बन। तो जिस मॉलिक्यूल में कार्बन पे 4 अलग लोग होंगे वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है। ये कंडीशन इज अ रेयर कंडीशन, ठीक है। बहुत मतलब रेयर तो नहीं कहूँगा, ज़्यादातर मॉलिक्यूल में ये होती है, बट बहुत सारी जगहों पे ये कंडीशन ना फेल हो जाती है, बहुत सारी जगहों पे। जैसे टार्टरिक एसिड में, मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। टार्टरिक एसिड में कार्बन कायरल है लेकिन फिर भी ऑप्टिकल इनएक्टिव रहता है। तो कायरलिटी इज वन ऑफ द कंडीशन बट इट इज नॉट द ओनली कंडीशन, ये स्टेटमेंट याद रखना। दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी, जो शॉर्ट कंडीशन है कि उसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, और ऑल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव दिखाएगा। तीसरी कंडीशन, उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं होनी चाहिए। अगर मिरर इमेज को निकाल के उस पर रखने के बाद घुमा फिरा के अगर एक जैसे कर सकते हो तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। इसको देखने के लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने आपको वीडियो डाला हुआ है, प्लीज उस वीडियो को देख लेना। नॉट ओनली दिस वीडियो, मैं आपको इस वीडियो में प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री समझाऊंगा, लेकिन इसके अलावा मेरे YouTube पे अलग से सिमेट्री एलिमेंट का, सिमेट्री का पूरा प्लेलिस्ट है। आप उस पे जाके इन सारी चीज़ों को और डिटेल में एकदम अच्छे से पढ़ सकते हो। और ये इसका अलग से मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। अगर जिनको और ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमें और ज़्यादा डिटेल में देखना है, तो आप जाके देख सकते हो। BSc MSc वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली ये है ही, इनके सिलेबस में सिमेट्री आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है, ठीक है। अब ना एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। कंडीशन नंबर 1 पे आते हैं, कायरलिटी। मेरा मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए, यानी ऐसा कोई कार्बन जिसके ऊपर 4 अलग लोग लगे होने चाहिए। हाँ भाई, होना चाहिए। नोटिस किया गया है कि जिस कार्बन पे 4 अलग लोग लगे होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है, इसको हम स्टार मार्क करते हैं। लेकिन हमेशा नहीं होता। क्योंकि हमेशा क्यों नहीं होता? टार्टरिक एसिड एक ऐसा एग्जाम्पल है। अगर आप ये देखो, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन OH, हाइड्रोजन OH। अगर आप यहाँ नोटिस करो, इस कार्बन के साथ एक तरफ COOH लगा हुआ है, एक तरफ OH लगा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और दूसरी तरफ ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल लगा हुआ है। तो क्या इस कार्बन के साथ 4 अलग लोग नहीं लगे हैं? लगे हैं। तो क्या ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है? हाँ है, कायरल है ये कार्बन, क्योंकि इस पे 4 अलग लोग लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे देखो, नीचे इस कार्बन पे यहाँ COOH लगा है, यहाँ OH लगा है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, और चौथा बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है। क्या इस कार्बन के साथ 4 अलग लोग नहीं लगे हैं? लगे हैं। इस हिसाब से तो ये दो कार्बन है मेरे पास जो कायरल है। अब बोलोगे सर ये ऊपर वाला कार्बन क्यों नहीं है? देख लो भाई, आप ऐसे बना लो, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, यहाँ पर OH है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ OH है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ OH है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, लेट अस से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड OH है। अब भाई ऊपर वाले कार्बन तो देख के मुझे समझ में आ रहे हैं, डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ, 2 बॉन्ड तो एक ही ऑक्सीजन के साथ है। तो कायरलिटी का फंडे में तो 4 अलग बॉन्ड होने चाहिए, 4 अलग लोगों के साथ। तो ये कार्बन तो रूल में ही नहीं आता, ये कार्बन भी रूल में ही नहीं आता। ये कार्बन है जो एक यहाँ लगा है, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ नीचे, पूरा बल्कि ग्रुप है। तो ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। अब बड़ी दिक्कत क्या है, 2 कायरल कार्बन होने के बाद भी ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाता है। तो इससे हमें समझ में, इसको हम मीजो टार्टरिक एसिड कहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लाइट को बेंड नहीं करता। तो आपका जो ये रूल है कि 4 अलग अलग कंपाउंड होने चाहिए, 4 अलग बॉन्ड बनने चाहिए, ये हर मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स में जाकर ये फेल हो जाता है, इसकी लिमिट है। हेंस कायरलिटी ऑफ एन एटम is one of the condition but it is not the necessary and sufficient condition। ये स्टेटमेंट हम यहाँ से दे सकते हैं। तो कायरलिटी हमेशा काम नहीं आएगी, कायरलिटी को आप हमेशा नहीं देख सकते, वन ऑफ द कंडीशन हो सकती है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमेशा देखनी चाहती है, वो है सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री एलिमेंट्स का मतलब क्या? मॉलिक्यूल विच डू नॉट हैव एनी ऑफ द सिमेट्री एलिमेंट आर ऑप्टिकली एक्टिव। अगर उनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और एक और हम लेते हैं अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री, उसको खैर हम इतना देखते नहीं है ज़्यादा, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारे लिए इनफ हो जाता है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है तो भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? देखो, एक इमेजिनरी प्लेन जो आप बनाते हो, जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हिस्सों में काटते हैं। जैसे अगर आप अपने आप को देखो, मैं अपने आप को अगर देखूँ, अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन बनाता हूँ तो मेरी एक आँख उस मिरर के उस साइड में भी दूसरी आँख है, ये मिरर है, मान लेते हैं मिरर है। मेरे नाक 2 नॉस्ट्रिल्स हैं, मेरे होंठ 2 इक्वल हिस्से में, मेरे हार्ट 2 इक्वल हिस्से में कट जाएगा,
मेरा लंग्स 2 इक्वल हिस्सा। अगर मैं खुद को देखूँ तो मैं सिमेट्रिक हूँ। मेरे को अगर यहाँ से आधा काटा जाए या मेरे बीच में एक प्लेन लगा दिया जाए, इस साइड का हिस्सा और उस साइड का हिस्सा इक्विवेलेंट है, एक जैसा है, तो उसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसा अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिस प्लेन के अक्रॉस, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे या प्लेन के इस साइड में या इस साइड में सेम मॉलिक्यूल है, सेम स्ट्रक्चर है, तो हम उसमें कहेंगे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो एक इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल पार्ट इज कॉल्ड एज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 टाइप के होते हैं, ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा नॉलेज इस वीडियो में दे रहा हूँ। 3 टाइप के होते हैं, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड डाइहेड्रल प्लेन। अब बहुत सारे बच्चे ये डाउट पूछेंगे कि वर्टिकल प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, डाइहेड्रल प्लेन क्या होता है। अगर आपको ये समझना है तो आपको YouTube पे मैंने अलग से सिमेट्री में पूरे वीडियोस डाल दिए हैं। अगर आप ऐप पे भी देख रहे हो तो आपको सीक्वेंस में, लाइन में अगर आप नीचे देखोगे आपको वीडियो मिलेंगे जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो ही देखो, वरना देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेते हैं, ये प्लेन है मेरा, ये जो ब्लैक कलर का है, उसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा प्लेन बनाऊँ, ये ग्रीन कलर का, इफ़ यू सी ओवर हियर, ये ऐसे, तो आई कैन सी प्लेन के उस तरफ एक ऑक्सीजन है और प्लेन के इस तरफ एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मतलब मेरा वाटर मॉलिक्यूल को मैं 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँ, ये देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ से इसको काटूँ तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आधा कटेगा, ऑक्सीजन आधा कटेगा, पर मिरर के उस साइड में हाइड्रोजन और मिरर के इस साइड में हाइड्रोजन मुझे दिखाई देता है। तो दिस इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मैं कह सकता हूँ पानी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसीलिए सोल्यूशन बनाते समय हम कह सकते हैं क्या पानी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है? नहीं, पानी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाते। तभी तो अगर पानी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता तो आप पानी के अंदर जब मछलियाँ रहती हैं उनको तो लाइट ऐसे ऐसे बेंड होते हुए, वाटर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, वाटर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो मैं कह सकता हूँ वाटर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। एग्जांपल, सबसे बेहतरीन एग्जांपल टार्टरिक एसिड को लेते हैं। अब ये भी टार्टरिक एसिड है, ये भी टार्टरिक एसिड है, ये भी टार्टरिक एसिड है, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे OH इधर है, यहाँ पे OH इधर है, देखो क्रॉस में है, यहाँ पर OH इधर है, यहाँ पर OH इधर है, देखो क्रॉस में है, दोनों तरफ OH एक साइड में है। तो 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल हमारे पास बन सकते हैं सेम फॉर्मूला के साथ। ये भी टार्टरिक एसिड है, ये भी टार्टरिक एसिड है, ये भी टार्टरिक एसिड है। अब हमको ये समझना है क्या तीनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। सबसे पहले हम सबको मालूम है कि ये कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है, ये कार्बन जो है वो कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, यहाँ पर भी कायरलिटी है। तो मॉलिक्यूल कुछ भी हो, किसी भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो, 2 कार्बन तो कायरल हैं, पर क्या कायरल होने से क्या वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो गया? देखो इस मॉलिक्यूल में अगर मैं एक प्लेन बनाऊं यहाँ पे इस तरीके से ऐसे इसको डिवाइड करूं तो मुझे ये मिरर इमेज नहीं दिखती है। क्यों? इस OH के नीचे H है और इस H के नीचे OH है, कार्बन के नीचे कार्बन है, COH के नीचे COH है। ये तो चलो मिरर इमेज है, लेकिन ये दोनों मैच नहीं करते। तो ये प्लेन, आप कोई भी प्लेन बना लो, अगर आप ऐसे भी प्लेन बनाते हो तो H के सामने OH है, OH के सामने H है, ये ऑप्टिकली, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। तो आप ऊपर वाला मॉलिक्यूल अगर देखो, ये वाला मॉलिक्यूल, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ दिस मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पर भी सेम, ये देखो सेम प्लेन बना लो, OH के सामने H है, OH के यहाँ नीचे H है, तो ना ऊपर मैच हो रहा है ना यहाँ मैच हो रहा है, मिरर इमेज। अगर ऐसा भी कल को प्लेन बनाते हो, ऐसा भी प्लेन, तो इधर भी मैच नहीं हो रहा, यहाँ पर भी। तो भैया ये मॉलिक्यूल में भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये मॉलिक्यूल भी जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर नीचे वाले देखो ऑप्टिकली एक्टिव है और कायरल भी है, कायरल भी है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। आप यहाँ इन दोनों मॉलिक्यूल में कह सकते हो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ अगर आप देखो नीचे मॉलिक्यूल में सेम मॉलिक्यूल है, सेम फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ H है। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ऊपर का मॉलिक्यूल और नीचे का मॉलिक्यूल ऐसा लगता है एक दूसरे का मिरर इमेज है। H के सामने H है, OH के सामने OH है, ये देखो ये इसके सामने है। ऐसे मॉलिक्यूल में हम ये कह सकते हैं कि ये देखो ये जो है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस प्लेन के अक्रॉस
ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सेम हिस्सा है। तो ये मॉलिक्यूल मतलब टार्टरिक एसिड के 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल थे। 3 स्ट्रक्चर में से 2 स्ट्रक्चर जो होंगे वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएंगे, लेकिन जो तीसरा स्ट्रक्चर होगा वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम मीजोफॉर्म कहते हैं, मीजोफॉर्म ऑफ टार्टरिक एसिड। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। देखो इवन दो इसके अंदर कायरलिटी है, कार्बन अभी भी कायरल है, लेकिन कायरल होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि कायरलिटी, बीएससी बीएमएससी के बच्चों को ये बाय हार्ट होता है, अरे कायरल देखो, कायरल देखो, कायरलिटी देखो। कायरलिटी इज नॉट द श्योर कंडीशन, इट इज वन ऑफ द कंडीशन बट नॉट द नेसेसरी कंडीशन एंड इट इज नॉट इवन द सफिशिएंट कंडीशन। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव। आई होप लॉजिक समझ में आया। अब अलग अलग प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, डायहेड्रल प्लेन। प्लीज़ आप जाके देखिए, आप अच्छे से रीड कीजिए। मैंने जो बेसिक था आपको जेई नेट के लिए इतना इनफ है, इससे ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पढ़ना है तो वीडियोस मैंने डाल दिए, आप आराम से जाके देख सकते हो। थोड़ा ऑडियो क्वालिटी ख़राब है उन वीडियोज़ का, बहुत पुराने वीडियोज़ हैं मेरे, प्लीज़ बेयर कर लेना। कानों को थोड़ा इंश्योरेंस करा लेना, प्लीज़ बेयर कर लेना। अब आते हैं अगला जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। एक एग्जांपल के तौर पे ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। CH3 ऊपर है, H नीचे है, COH ऊपर है, H नीचे है, H ऊपर है, CH3 नीचे है, COH नीचे, H ऊपर। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री बेसिकली क्या होता है? देखो अगर मान लीजिए कल को मैं एक ऐसा क्यूब बनाता हूँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये स्क्वायर बना लेता हूँ। यहाँ से जितना डिस्टेंस मैं यहाँ पे चलूंगा, अगर उतना ही डिस्टेंस मैं अगर यहाँ पे चलूँ इस सेंटर से ऊपर और नीचे, और दोनों तरफ अगर मुझे सेम मॉलिक्यूल दिखाई दे, सेम डिस्टेंस पे और सेम मॉलिक्यूल दिखाई दे, तो हम इस सेंटर को सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे या सेंटर ऑफ इन्वर्जन कहेंगे। मतलब इसके इस साइड में जो है वैसा ही इस साइड में है। कल को मैं इसको ऐसे नहीं करता, ऐसे है तो इसको फ्लैप कर सकते हैं। ये अगर ऐसे है ना, तो मतलब ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, यहाँ पे इसको घुमा के पटक सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, तो ये हमारा सेंटर ऑफ इन्वर्जन हो गया। जितना मैं ये साइड में आऊँगा उतना ही अगर मैं ये साइड में भी जाऊँ तो मुझे यहाँ सेंटर ऑफ इन्वर्जन हो जाएगा। सेंटर ऑफ इन्वर्जन, सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही बात होती है। तो स्क्वायर में जो बीचों बीच सेंटर बनता है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। अब हमें मॉलिक्यूल्स में ये देखना है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, अगर कल को मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाता हूँ बीचों बीच, जितना मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हूँ, ऊपर, और उतना ही अगर मैं वहाँ से नीचे की तरफ जा रहा हूँ, इफ़ यू सी, दोनों डिस्टेंस पे मुझे COH दिखाई दे रहा है, सेम मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। अरे वाह, मतलब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। जितना मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, इफ़ यू सी यहाँ पे, उतना ही अगर मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे CH3 दिखाई दे रहा है। मतलब मेरा जो ये सेंटर है, दिस इज माय सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो मतलब ये मॉलिक्यूल मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा क्योंकि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब इस मॉलिक्यूल पे आते हैं, इस मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ से ऊपर की तरफ अगर मैं जाऊँ तो मुझे COOH दिखाई दे रहा है, वहाँ से नीचे की तरफ आऊँ तो मुझे COH दिखाई दे रहा है। अरे वाह, सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ से इस डायरेक्शन में आऊँ तो OH दिखाई दे रहा है, उस डायरेक्शन में जाऊँ तो OH दिखाई दे रहा है, इस डायरेक्शन में आऊँ तो H दिखाई दे रहा है, इस डायरेक्शन में जाऊँ तो H दिखाई दे रहा है। यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। आई होप मैंने इससे पहले मैंने इरेज कर दिया पूरा, बैक जाके वापस से देख के पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हो। आपको मैं यहाँ बना देता हूँ फिर से। ये देखिए यहाँ पर है, ये सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। यहाँ से नीचे यहाँ पे चले जाइए, सेम मॉलिक्यूल दिखाई देगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखो, मैं कलर चेंज करके बना देता हूँ इसको थोड़ा सा, यहाँ से ऊपर की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आई बात आपको समझ में क्लियर है? सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आया? तो ये दो इंपॉर्टेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसके अलावा कुछ जगहों पे, जैसे आप देखो अभी ये दो बेसिक मॉलिक्यूल्स के लिए, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री छोड़ देते हैं। जैसे ही मॉलिक्यूल थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, जब आप BSc MSc लेवल पे चले जाते हो, थोड़ा और एडवांस लेवल पे चले जाते हो, तो हमको वहाँ पे ये देखना पड़ता है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब उससे पहले एक्सेस पे जाएं, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सो ये मॉलिक्यूल आपके सामने, आपको मुझे ये बताना है क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है, अकायरल है। ठीक है,
अब आपके सामने एग्जांपल दे देता हूँ, क्लोरीन लगा हुआ है। अगर आप इस कार्बन को देखो, इसने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, तो 2 बॉन्ड बचे हुए किसके साथ बनेंगे? हाइड्रोजन के साथ। इस मॉलिक्यूल के बचे हुए 2 बॉन्ड किसके साथ बनेंगे? हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन में एक क्लोरीन है, 2 बॉन्ड यहाँ बना है, तो तीसरा बॉन्ड किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अब सबसे पहले तो देखो कायरलिटी है कि नहीं है। देखो ये कार्बन अकायरल है क्योंकि 2 तो हाइड्रोजन हो गए, ये कार्बन भी अकायरल है, 2 हाइड्रोजन हो गए। इस कार्बन को अगर मैं देखूं, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक बॉन्ड यहाँ बना है, एक बॉन्ड यहाँ बना है, लेकिन ये बॉन्ड भी तो CH2 के साथ ही बना है और ये वाला बॉन्ड भी CH2 के साथ बना है। तो इस मॉलिक्यूल में कोई भी कार्बन आप उठा लो, सारे के सारे कार्बन अकायरल हैं। ये पूरा मॉलिक्यूल अकायरल है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आते हैं, अच्छा दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी हो, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इसके साथ ये कार्बन है और यहाँ CH2 लगा है, ये कार्बन है जिसके साथ CH2 लगा है। अगर मैं कल को यहाँ पर एक प्लेन बनाता हूँ ऐसा, यहाँ से गुजरता हुआ, यहाँ से ऐसा गुजरता हुआ इस तरीके से, तो आपको यहाँ दिखाई देगा प्लेन के वो साइड में भी CH2 है, प्लेन के ये साइड में भी CH2 है। इस तरीके से प्लेन बनेगा ऐसे। तो ये साइड में भी CH2, वो साइड में भी CH2, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सिंस एक तो अकायरल है, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल जो होगा वो आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझ में आया? अच्छा अगला मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब मैंने यहाँ पे ब्रोमीन जो ऐसे डार्क किए हुए, मतलब ये ऊपर की तरफ है, तो ये 2 कार्बन को मैंने यहाँ बना दिया, ये कार्बन और ये कार्बन है। दोनों ब्रोमीन ऊपर है और एक तरफ क्लोरीन लगा है जो नीचे की तरफ है। सबसे पहली बात, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? पहले वो भी छोड़ो, कायरलिटी पहले कायरलिटी सर्च करते हैं। क्या कायरलिटी है? इस कार्बन के साथ एक ब्रोमीन लगा है, यहाँ पर एक कार्बन है जिसके साथ एक तरफ हाइड्रोजन होगा और एक क्लोरीन होगा। इस ब्रोमीन के साथ यहाँ, इस कार्बन के साथ यहाँ ब्रोमीन लगा होगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा होगा। क्या ये कार्बन कायरल है? देखो एक ब्रोमीन है, ठीक। दूसरा बॉन्ड जो बना है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा बॉन्ड बना है कार्बन के साथ। इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा कार्बन है, यहाँ पे मेरा कार्बन है, यहाँ पे मेरा कार्बन और यहाँ कार्बन है। या चलो इसी डायग्राम के हिसाब से बनाते हैं इस तरीके से। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। इस कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ ब्रोमीन है। इस कार्बन के साथ एक तरफ ब्रोमीन है और एक तरफ हाइड्रोजन है। इस कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ क्लोरीन है। अब बताओ, क्या ये कार्बन कायरल है? क्यों कायरल है? ये कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड ब्रोमीन के साथ अलग है, एक बॉन्ड है कार्बन Br के साथ और H के साथ, कार्बन BrH के साथ, और एक बॉन्ड है कार्बन HCl के साथ। तो ये कायरल है। पर क्या ये कार्बन कायरल है? ये कार्बन क्या ये कायरल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन का एक बॉन्ड है कार्बन के साथ जो कि H और Cl के साथ लगा है, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन के साथ है, और यहाँ पे तीसरा बॉन्ड जो है वो ब्रोमीन और हाइड्रोजन के साथ है। तो क्या ये कायरल हुआ? ये भी कायरल है क्योंकि एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है, तीसरा बॉन्ड लगा हुआ है इस पूरे ग्रुप के साथ जो कि अलग है, चौथा बॉन्ड लगा है यहाँ पे जो कि अलग ग्रुप है। क्या ये कार्बन कायरल है? क्या ये कार्बन कायरल है? देखो सर, सोच समझ के बताओ। अब आपको समझ में आएगा ये वाला कार्बन कायरल नहीं है। क्यों कार्बन कायरल नहीं है? एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, तीसरा बॉन्ड बना है BrCH के साथ, और वही टाइप का मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा, सेम ग्रुप है, दे आर सेम ग्रुप जो इसके साथ अटैच है। तो 2 कार्बन तो कायरल है, इतना समझ में आ गया मुझे। लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बता सकते हो मुझे? क्योंकि सर अगर 2 ब्रोमीन ऊपर की तरफ हैं, अब हाइड्रोजन को तो गोली मारो यहाँ से, क्लोरीन अगर नीचे की तरफ है, क्लोरीन को भी गोली मारो। अगर कल को मैं यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाता हूँ इस तरीके से, जो इस मॉलिक्यूल के बीचों बीच ऐसे पास होगा इस तरीके से, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि उस प्लेन के उस साइड में एक ब्रोमीन है, प्लेन के इस साइड में भी ऊपर की तरफ ब्रोमीन है, वहाँ भी ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ। आई कैन हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री जो इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में, देखो यहाँ से अगर मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर दूं तो मुझे ऊपर, अगर कुछ ऐसा हो जाता, ये ब्रोमीन ऊपर ना होके, अगर ये वाला ब्रोमीन ऊपर ना होके, अगर ये वाला ब्रोमीन नीचे हो जाता, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता। तब तो कायरलिटी भी है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। कायरल भी है क्योंकि 2 कार्बन तो कायरल है ना कम से कम, और पूरा मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है अगर एक ब्रोमीन ऊपर और एक ब्रोमीन नीचे हो जाता। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर दोनों ब्रोमीन ऊपर की तरफ हैं। मैं यहाँ से एक प्लेन बना सकता हूँ जिस प्लेन से इस मॉलिक्यूल के बीचों बीच यहाँ से एक लाइन गुजरेगी,
और मैं देख सकता हूँ इसके वो साइड में ऊपर की तरफ ब्रोमीन है, इसके ये साइड में ऊपर की तरफ ब्रोमीन है, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यानी ये ओवरऑल मॉलिक्यूल, इवन दो इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है, कार्बन कायरल हैं 2, पर ये ओवरऑल मॉलिक्यूल अकायरल हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। आई होप लॉजिक समझ में आया। अब आते हैं इस मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ पर ये देखो, ये 2 रिंग है, ये 2 कार्बन है, ये कार्बन दोनों हाइड्रोजन के साथ लगे हैं, तो वहाँ तो कायरलिटी आने से रही। ये दोनों कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ लगे हैं, यहाँ भी कायरलिटी आने से रही। ये कार्बन जो है ये एक लगा है हाइड्रोजन के साथ, एक लगा है यहाँ पे जो कि CH2 ग्रुप है, एक लगा है यहाँ पे जिसके साथ OH लगा हुआ है, इसका तीसरा मान लेते हैं हाइड्रोजन के साथ होगा, और एक यहाँ CH3 है। अब हाइड्रोजन को गोली मारते हैं फिलहाल के लिए, कायरलिटी को भी गोली मारते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, CH3 नीचे है और CH3 ऊपर है। अगर मैं कल को यहाँ से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बना भी देता हूँ इस तरीके से, ये देखो, ये ऐसे, ये थोड़ा सा नीचे ऐसे, ये आप देखोगे एक यहाँ से ये CH3 ऊपर है और यहाँ पे ये CH3 नीचे है। ये मॉलिक्यूल मेरा, अब कुछ लोग बोलेंगे सर सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हो सकती है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे होगी? सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये एक ऊपर है एक नीचे है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं, आई एम सॉरी, सेंटर ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल के सेंटर में होनी चाहिए। मोस्टली मॉलिक्यूल के सेंटर से स्टार्ट होती है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ तो एक लाइन वहाँ जानी। इस कार्बन के नीचे अगर CH3 होता, इस कार्बन के नीचे अगर उस कार्बन के नीचे CH3 होता तो मैं कह सकता था देखो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ना तो मेरे यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए वो कायरल है। तो मेन आप क्या देखते हो? आप ये मत देखो कि कार्बन कायरल है या नहीं है, क्योंकि एक बड़े मॉलिक्यूल में जब आप बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेते हो तो हो सकता है कहीं पे किसी कार्बन पे कायरलिटी मिल जाए, किसी कार्बन पे कायरलिटी ना मिले। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो टार्टरिक एसिड में ये वाला कार्बन पे कायरलिटी नहीं है, ये वाले कार्बन पे कायरलिटी नहीं है, ये 2 कार्बन ही हैं जो कायरल है। 2 कार्बन कायरल होने के बाद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, जब हम 3 कंडीशंस पढ़ रहे हैं ना, ये कंडीशन इज नॉट द इनफ कंडीशन, मेजर कंडीशन है ये। प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादातर हम इससे अभी देखो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को तो हम क्या सिखाते हैं, 11th 12th के बच्चों को, आप देखो कायरलिटी है कि नहीं है, कायरल कार्बन देखो, कायरल कार्बन देखो, कायरल कार्बन देखो। वो स्टेट बोर्ड में नीट वाले बच्चों को हम पढ़ा के थोड़े जो बच्चे JEE मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उसको हम पढ़ाते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देखो, आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्योंकि जैसे आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे जाते हो, ये ऑर्गेनिक, ये देखो, ये अगर कल को मैं तुमसे कहता हूँ कार्बन है, CH3 है, क्लोरीन है, बोलो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा? तो हम यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री फलाना ढिमकाना नहीं देखते, हम देखते कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर मैं कहता हूँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वो तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कार्बन के साथ 4 अलग अलग लगे हुए। ये सब स्टेट बोर्ड नीट वालों के लिए बहुत अच्छा लगता है। पर जब आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे चले जाते हो, जैसे इस टार्टरिक एसिड पे आ जाते हो, तब आप सिर्फ कायरलिटी देख के नहीं पता कर लग सकते या नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। कायरलिटी एक कार्बन पे हो सकती है, ओवरऑल मॉलिक्यूल हो सकता है अकायरल हो जाए। अब अकायरल मॉलिक्यूल मतलब हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए, ठीक है? तो कायरलिटी एक सेंटर पे हो सकती है, मॉलिक्यूल में हो सकता है एक सेंटर कायरल हो, जैसे यहाँ पे देखो ये कायरल है, ये कायरल है, पर ओवरऑल मॉलिक्यूल अकायरल है। अकायरल ओवरऑल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो अब हम मॉलिक्यूल की कायरलिटी की बात करेंगे। क्या मॉलिक्यूल कायरल है क्या? और मॉलिक्यूल की कायरलिटी किस पे डिपेंड करती है? सिमेट्री एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। अगर उसमें सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं है तो वो कायरल है। जैसे इस मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ आप कोई भी प्लेन बना लो किसी भी तरीके से, CH3 ऊपर है, CH3 नीचे है, मिरर इमेज नहीं निकल के आ रही है, और ना तो ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन पे प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी नहीं है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ इन्वर्जन इसके ऊपर होता। ये देखो इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल में इवन दो देखो ये 2 कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ये अकायरल कार्बन है, कार्बन अकायरल है। ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं और 2 हाइड्रोजन अकायरल है। इस कार्बन पे ये देखो, ये कायरल कह सकते हो, ये कायरल कार्बन है, ये कार्बन कायरल कार्बन है, ये कार्बन कायरल कार्बन है, पर 2 तो अकायरल है ना। तो क्या फर्क पड़ता है? मॉलिक्यूल देखो, ओवरऑल मॉलिक्यूल, और ओवरऑल मॉलिक्यूल किसके देखोगे? सिमेट्री एलिमेंट्स देखो। अच्छा डिस्कशन करके दिया मैंने। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि सिंगल कार्बन को हमें नहीं देखना होता कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, ओवरऑल मॉलिक्यूल को देखना होता है। ओवरऑल मॉलिक्यूल को देखने के लिए फिर सिंगल मॉलिक्यूल की बात हम नहीं करते, फिर हम सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करते हैं। इसीलिए बड़े मॉलिक्यूल्स में हम सिमेट्री एलिमेंट्स लेते हैं, और वो भी 2 मेन सिमेट्री एलिमेंट्स लेते हैं। पहला कौन सा लेते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री,
और प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आते हैं तीसरा जो हमारे पास है जिसको कहा जाता है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब एक्सेस ऑफ सिमेट्री दो होती हैं, अब इसको हम ज़्यादातर नहीं देखते क्योंकि इसको तो हम और भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में देखते हैं। एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो हम बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में देखते हैं जो कि थोड़ा फाइंड आउट करना भी डिफिकल्ट होता है, थोड़ा समझना भी डिफिकल्ट होता है। दो होती हैं, प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेट, इसको इम्प्रॉपर भी कहा जाता है, ऑल्टरनेट को हम इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। हम बात करेंगे सिर्फ इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री के बारे में, ठीक है। नाउ व्हाट इज प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री? जैसे मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, H1 H2 लिख देता हूँ। अब दोनों हाइड्रोजन सेम है, H1 H2 का मतलब ड्यूटेरियम नहीं है ये, हाइड्रोजन नंबर 1 हाइड्रोजन नंबर 2 सेम हाइड्रोजन से। अगर मैं यहाँ से एक एयरलाइन बनाऊँ और इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट कर दूँ, 180 डिग्री से, तो ये हाइड्रोजन रोटेट करके ये घूम के यहाँ आ जाएगा, ये वाला घूम के वहाँ चला जाएगा, और व्हाट आई विल बी गेटिंग विल बी, दोनों की पोजीशन स्वाइप हो जाएगी। लेकिन पोजीशन स्वाइप होने के बाद भी ये मॉलिक्यूल उसके जैसा ही दिख रहा है। ये मॉलिक्यूल देखो, इवन दो हाइड्रोजन्स की पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन बदल गई है, ये वाला हाइड्रोजन अब यहाँ नहीं है, ये यहाँ चला गया है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, यहाँ चला गया है, लेकिन मॉलिक्यूल तो सेम जैसा दिख रहा है। ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, ये इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं हम इसको, उसके जैसी है, वैसी नहीं है, उसके जैसी है। अच्छा, एक और बार 180 डिग्री घुमा दो तो सेम मिल जाएगी, वापस से आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, जो ओरिजिनल थी उसके एकदम हूबहू आ जाएगी। तो ऐसी कोई एक्सेस जिसके अक्रॉस मॉलिक्यूल को घुमाने पर हमें टक 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 टक, जैसे इसमें अब हमको 2 बार घुमाना पड़ेगा, पहले बार रोटेशन करोगे इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आएगी, दूसरी बार रोटेशन करोगे आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। इस एक्सेस को हम CN एक्सेस कहते हैं, इनको हम CN, प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन। प्लीज़ वीडियो देख लेना, इसके बाद वाला पूरी डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। पर एक्सेस ऑफ रोटेशन समझ में आएगा, मॉलिक्यूल को हम कैसे घुमाते हैं। दूसरी हमारे पास एक आती है जिसको कहा जाता है इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन। व्हाट इज इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन? जैसे ये मॉलिक्यूल है, अगर आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, CH3 ऊपर है, CH3 ऊपर है, CH3 नीचे है, CH3 नीचे, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाई जा सकती है। कैन यू सी दिस? प्लेन ऑफ सिमेट्री, CH3 ये साइड में, यहाँ से भी एक प्लेन बनाया जा सकता है CH3। तो ये हमको देखते ही समझ में आ जा रहा है। इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन भले ही नहीं है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो CH3 ऊपर है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये देखो, ये है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऊपर CH3, ऊपर CH3 है, नीचे CH3, नीचे CH3 है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। पर एक और तरीका होता है, प्लेन अगर नहीं सो देखना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक होता है ऑल्टर इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन। इस मॉलिक्यूल को एक ऐसी एक्सेस को ढूंढो, एक ऐसी एक्सेस को ढूंढो जिसके थ्रू इस मॉलिक्यूल को 90 डिग्री घुमाओ, कुछ एंगल से, जरूरी नहीं हमेशा 90 डिग्री होगा, कुछ एंगल से घुमाओ। अब आपको वो एंगल देखना पड़ेगा, इसीलिए इस टॉपिक को हम नहीं पढ़ते, इसको हम बहुत एडवांस में पढ़ाते हैं, जो कि यूजुअली हम MSc के बच्चों को पढ़ाते हैं। इवन ये BSc में IIT JAM वगैरह में भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये इवन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सेस ऑफ सिमेट्री को हम नहीं पढ़ते हैं। जब हम MSc में भले ही हम डिटेल में पढ़ते हैं इसको, जब हम प्रॉपर स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पर हम एक ऐसी एक्सेस को ढूंढ के निकालते हैं जिसके अक्रॉस कुछ डिग्री से रोटेट करने पर फिर उसका मिरर इमेज लेंगे। तो अगर रोटेट करने के बाद जब उसका मिरर इमेज लेते हैं, अगर मॉलिक्यूल सेम मिल गया तो हम कहेंगे देखो उसमें इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे इस मॉलिक्यूल को 90 डिग्री घुमाओ तो ये CH3 वहाँ चला जाएगा, वो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये CH3 यहाँ आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, यानी ये लोग सीक्वेंस में अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेंगे। तो CH3 यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, CH3 यहाँ, हाइड्रोजन, देखो पोजीशन 90 डिग्री रोटेशन से चेंज होगी। अब 90 डिग्री रोटेट करने के बाद जब इसका मिरर इमेज लेते हो, जब इसका मिरर, इसके सामने मिरर ला के रख दो, तो CH3 के सामने CH3 आ जाएगा, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन पीछे था तो पीछे चला जाएगा, ये CH3 पीछे था तो ये पीछे चला जाएगा यहाँ पे। अब ये जो आपने मिरर इमेज इसकी ली है, मिरर इमेज, इसको और इसको, जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल था, अगर आप इसको देखो तो हूबहू मैच करती है। मतलब ये एक्सेस मेरी SN एक्सेस है। यहाँ पे N का मतलब क्या होता है, ये सब आपको सिमेट्री मॉलिक्यूल्स में मैंने ये सब डिटेल में सिखाया, प्लीज़ उन वीडियोस को देख लेना। अब उतना टाइम नहीं है मेरे पास उतना डिटेल में जाने के लिए, ठीक है, हम यहाँ उतना डिटेल में अब इसको नहीं पढ़ेंगे। ये N का मतलब क्या होता है, CN मतलब क्या होता है, C2 एक्सेस होती है, C3 एक्सेस होती है, C4 एक्सेस होती है, C इन्फिनिटी एक्सेस होती है, प्रॉपर एक्सेस होती है, प्रिंसिपल एक्सेस होती है, सब्सिडरी एक्सेस होती है। पूरा एक वीडियो मैंने बना दिया है प्रिंसिपल एक्सेस का, वहाँ पे जाके आराम से उसको देख लेना, ठीक है। यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना था। तो आई होप आपको इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री समझ में आई। एक ऐसी एक्सेस जिस पे कुछ एंगल से रोटेट करेंगे, फिर उसका मिरर इमेज लेंगे। अगर मिरर इमेज और ओरिजिनल मॉलिक्यूल सेम निकला, मतलब वो जो एक्सेस है वो मेरी सिमेट्री एक्सेस है।
एक होती है प्रॉपर एक्सेस, इसमें हमको रिफ्लेक्शन नहीं लेते, मिरर इमेज नहीं लेते, सिर्फ रोटेट करके देखते हैं, रोटेट करते जाते हैं और हम इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। वाई ओनली 180 डिग्री से रोटेट किया? बिकॉज 180 डिग्री से रोटेट करने पर ही उसके जैसी इमेज आएगी। मैं 90 भी कर सकता था, पर 90 करके मेरे को फायदा क्या ही था? मैं 20 डिग्री भी कर सकता था, कोई फायदा नहीं है मुझे। प्लीज़ वीडियो देख लेना, आपको सिमेट्री का पूरा उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया, तो वही चीज़ को बार बार रिपीट करने का कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं बनता मेरे पास, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कायरलिटी के बारे में बहुत कुछ समझ में आया। अब आते हैं लास्ट टॉपिक जिसको कहा जाता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। वो मॉलिक्यूल जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे पर डालने पर सुपर इम्पोज नहीं होती है, आप उसको घुमा के, तोड़ के, मरोड़ के, कैसे भी कर दो, अगर वो मिरर इमेजेस मैच नहीं होती हैं, ऐसे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। कौन से मॉलिक्यूल? जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे पे रखने के बाद, घुमाने के बाद हूबहू मॉलिक्यूल नहीं मिलता है। प्लीज़ यूट्यूब का आपको मैं ऊपर लिंक दे देता हूँ, प्लीज़ जाके वीडियो देख लेना, आपको नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस के बारे में भी पता चल जाएगा। यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं। जो दो मिरर इमेजेस होती हैं, ये जो एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल का मिरर इमेज है, जैसे मेरा हाथ है ये और ये, अगर मैं, आप बोलोगे सर इसके ऊपर इसको रख दो, ये देखो मैच हो गया, अंगूठा मैच करो, उंगली मैच होगी, अरे लेकिन हाथ तो अपोजिट हो गए ना। एक तरीके से आना चाहिए, एक तरीके से आपको मैच करना है। मेरी ये ब्राउन स्किन ऊपर है, तो इसको रखूँगा तो ब्राउन स्किन ऊपर ही आनी चाहिए, लेकिन अगर मैं ब्राउन स्किन ऊपर रखता हूँ तो मेरा अंगूठा मैच नहीं करता। देखो अगर मैं घुमा देता हूँ तो फिर ब्राउन और ऊपर वाइट स्किन आ गई है मेरी, तो ये और अंगूठा मैच हो गया, लेकिन फिर मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन बदल गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होती है, मैंने वीडियो बनाया, वीडियो में देख लेना, बहुत बढ़िया वीडियो बना के दिया मैंने, उन मॉलिक्यूल को भी हम ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। जिसमें से एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो लाइट को राइट हैंड साइड में बेंड करेगा और उसका जो मिरर इमेज होगा वो लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में बेंड करेगा। कौन सा किधर करेगा ये एक्सपेरिमेंट करके पता चलता है अपने को। तो एक होता है जिसको हम पॉजिटिव होगा और एक होगा जो नेगेटिव होगा। इन दो लोगों को हम इनेंशियोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? इनेंशियोमर्स। दे आर इनेंशियोमर्स, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, बोथ ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, they are optically active, but they both are called as enantiomers because they are mirror images of each other. They are mirror image. जरूरी नहीं है ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल की मिरर इमेज हमेशा होगी, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी, बट अगर उनकी मिरर इमेजेस हैं, और वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड दे आर हैविंग मिरर इमेजेस, दिस टू विल बी कॉल्ड एज इनेंशियोमर। जैसे दो मेरे हाथ हैं, ये दोनों इनेंशियोमर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। प्लीज़ इसको आराम से रीड करो, आपको समझ में आएगा। और इसके बाद के वीडियोस को ढंग से देखना, अगर इंटरेस्ट है तो स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। क्लियर है? अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे इनेंशियोमर्स के बारे में, और किसी मॉलिक्यूल में कैसे कितने टोटल आइसोमर्स हो सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो से ऑप्टिकल एक्टिविटी का बेसिक्स कैसे पहचानते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कायरलिटी, मिरर इमेजेस एंड सिमेट्री एलिमेंट्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डिटेल स्टडी करने के लिए मैंने वीडियोस आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।